तो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था, एम्बेसी के अंदर हम नहीं जाते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट जाते हैं। एम्बेसी के जो ऑफिसर बैठे हैं 1 मिनट में पता लग जाएगा है ना कि ये डॉक्यूमेंट फेक है, ये डॉक्यूमेंट अभी बनाया है इसने, ताज़ा ताज़ा गरम गरम है, या डॉक्यूमेंट इसका जेन्युइन पहले से स्ट्रक्चर से चल के आ रहा है। तो एम्बेसी के अंदर डॉक्यूमेंट देने हैं, आपके डॉक्यूमेंट ही बोलेंगे। तो डॉक्यूमेंट आपके कैसे होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, सिस्टम से होने चाहिए, है ना। कंट्रीज़ की बात तो एंड नंबर ऑफ कंट्रीज़ है। कितनी कंट्रीज़ हैं इस वर्ल्ड में, कोई बता सकता है? सभी के अलग अलग आंसर आए हैं। सर कितनी कंट्रीज़ हैं? 200 से प्लस ही हैं आई थिंक, है ना। तो सभी कंट्रीज़ के अपने अपने रूल है, लेकिन ओवरऑल सेम ही रहेगा। आप क्या जा रहे हो, वहाँ पे पढ़ने जा रहे हो, वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, आप अपना फ़ायदा देख रहे हो। वो बोलते हैं कि बच्चा आएगा यहाँ पे हमें फ़ीस दे के आएगा 2 साल की, वो बोलते हैं कि ये बच्चा हमारे अकॉर्डिंग पढ़ेगा और यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा, इकोनॉमी को हमारी को बूस्ट करेगा। आप देखते हैं कि मैं स्टडी करने 99% कोई जेन्युइन मतलब, लेकिन ये है कि आप जाएंगे तो कोई पार्ट टाइम काम करेंगे तो हम उसकी स्टडी का खर्चा निकालेंगे और बाद में 2 साल 1 साल का हमें वर्क वीज़ा मिलेगा, हमें PR मिलेगी, हम सिटीजन हो जाएंगे, है ना। तो लगभग हर एक कंट्री के सेम ही रूल वगैरह हमारे रहते हैं। वीज़ा के टाइप हमारा मोस्टली तो स्टडी वीज़ा, पढ़ने जाते हैं हम, क्योंकि वो इजीली तभी तो दे देते हैं ना, पढ़ने जा रहे हैं तो उनको कुछ मिलेगा, है ना। हर एक कंट्री, हर एक चीज़ आप कहीं पर भी कोई देखेंगे ना, कोई फाइनेंशियल रिलेटेड होगा, ऐसा कुछ भी होगा, वहाँ पे एक ना एक उस अपने का हित वो देखेगा सामने वाला कि ये बंदा, मैं इसको क्यों बुलाऊं, ये मेरे को क्या हेल्प कर सकता है, क्या फ़ायदा दे सकता है। तो कोई भी वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, डिपेंडेंट वीज़ा, स्पॉन्सर वीज़ा, उन सभी वीज़ाज़ के अंदर आपके डॉक्यूमेंट ही, हमारा जो मेन ओवरऑल घूम फिर के हम किस पे आ जाएंगे? डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएंगे, है ना। आइल्स सर आपको करा रहे हैं, आपकी एकेडमिक्स जो भी हैं, जो आपने साइंस की है, आर्ट्स की है, कॉमर्स की है, वो सब आप लोगों के ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन जो चीज़ें नहीं हुई हैं, और इसके बाद में अब स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती है, आपको आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, आपकी 10th की जो भी मार्कशीट्स हैं, पेन, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर कोई मैरिड है तो मैरिज सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ है, रिज्यूम, ये मेरे को लगता है रिज्यूम और CV है, ये बहुत सारे लोग बनाते नहीं हैं, है ना। और बनाते हैं तो कॉपी पेस्ट कर लिया और कर लिया। तो आजकल AI का ज़माना चल रहा है, चैट GPT को बोलेंगे कि मेरे ये चीज़ें हैं। AI मतलब कितने लोग यूज़ करते हैं AI? सारे करते हैं, लेकिन AI का हम 1% भी यूज़ नहीं करते, आधा % भी, ना। यही एक समुंदर है, उसमें बहुत सारे टूल्स आते हैं, हर एक चीज़ के लिए टूल्स आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लगभग टूल्स हैं वो पेड हैं, और हम लोग क्या पेड के लिए तो वैसे भी खिलाफ हैं। और अभी चैट GPT ने 1 साल का फ्री के अंदर सभी को दिया था, साम दाम दंड भेद सब लगा रहे हैं कि कैसे ना कैसे हम इनको आदी कर लें। जैसे जियो वालों ने हमें स्टार्टिंग में फ्री दिया और दिया, तो वैसे ही सब चीज़ें हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या देखना है? अपना मोटिव, अपना फ़ायदा क्या निकल सकता है वहाँ से, हम क्या चीज़ें वहाँ से निकाल सकते हैं, ना। एकेडमिक डॉक्यूमेंट में 10वीं की मार्कशीट, आपकी 12वीं की मार्कशीट, आपके ग्रेजुएशंस, आपके अलग अलग सेमेस्टर हैं। कई लोग तो 12वीं के बेस पे सर लगा रहे हैं, कई लोग ग्रेजुएशन के बेस पे लगा रहे हैं ना। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी। इसके बाद आइल्स वगैरह है, PT वगैरह है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट स्टडी से रिलेटेड हैं। हालांकि जब आप फाइल लगाएंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी में लगा रहे हैं, कौन सा एजेंट है, कौन सी कंट्री है, उसके हिसाब से चेकलिस्ट ऊपर नीचे हो सकती है, ना। लेकिन ओवरऑल आपको अपनी प्रोफाइल आपको ही प्रिपेयर करनी है, लास्ट में जाकर के पैनिक होगे। एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट के बारे में भी बहुत सारे बच्चे क्या है, अपना गैप दिखाने के लिए क्या करते हैं, अभी मैंने यहाँ पे काम किया था, अभी हमारे पास कम से कम सर 25 से ज़्यादा बच्चों के गैप के लिए वो चल रहा है ना, जो सैलरी वगैरह डालनी, और वो तो फिर लास्ट में जाएंगे हम जैसे किसी से अप्लाई करवाने, वो बोलेगा कि सर आपने 2023 में कर ली थी 12वीं और अब आप 2026 में आए हो, बीच में क्या किया? बीच में हमारे पास कुछ जवाब ही नहीं होता। फिर वो बोलते हैं कि इसका तो करना पड़ेगा कुछ, फिर करना पड़ेगा तो फिर इतने रुपए लग जाएंगे सर आपके, है ना। तो इन चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग पहले से प्रिपेयर करके चलोगे, अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, तो फाइनेंशियली भी आपका बर्डन कम रहेगा। आप लोग माना कि आप लोग तैयार रहते हो, कोई बात नहीं, अकेला बेच देंगे, जाना है तो जाना ही है, लेकिन पैसा तो पैसा ही है ना, फालतू का 1 भी रुपये आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर आप जॉब कर रहे हो सैलरी में, मतलब तो सैलरी का अपॉइंटमेंट लेटर देता है आपका एम्प्लॉयर, सैलरी स्लिप मिलेगी, फॉर्म नंबर 16 मिलेगा, एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर, NOC, आपकी बैंक की स्टेटमेंट, उसमें सैलरी आ रही हो, NOC, लीव लेटर, है ना, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। तो डॉक्यूमेंट का मतलब कोई अंत ही नहीं है। जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट होंगे, जितने परफेक्ट उससे मैच कर रहे होंगे प्रोफाइल से, ऐसे भी नहीं कहता कि भी आपकी प्रोफाइल कुछ और है और डॉक्यूमेंट आप कुछ भी लगा दो, लेकिन आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट में। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बहुत सारे लोग ये भी दिखाते हैं कि सर मेरा जॉब है, मेरी डेयरी फार्म चल रही थी, है ना। तो डेयरी फार्म में तो क्या होगा, फूड लाइसेंस भी होगा, MSME भी होगा, GST भी होगा, संस्था आधार नंबर भी होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी होगा, जो लोकल लाइसेंस होते हैं वो भी होंगे। तो आप अपनी प्रोफाइल को, अगर गैप है, देखिए गैप नहीं है तो ये चीज़ें अभी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। अब फाइनेंशियल प्रोफाइल के अंदर आ जाते हैं। आप लोग मान लीजिए कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जा रहे हैं एक 3 साल की डिग्री करने के लिए, और उसकी मतलब 1 साल की फीस है 20 लाख रुपए।
तो 20 लाख रुपए तो एक तरह से वो खर्चा एक्सपेंस ही माना जाता है ना। तो एम्बेसी यूनिवर्सिटी जानना चाहती है कि क्या 20 लाख रुपए भरने के लायक लोग आप हैं, इतनी आप लोगों की कमाई है। तो वो क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट बोलेंगे, है ना। और डॉक्यूमेंट बोलेंगे तो आपकी सबसे पहले इनकम टैक्स की रिटर्न बोलेगी, ITR, जो भारत सरकार को हम चल के बताते हैं कि मेरी इतनी इनकम है, और OTP से वेरीफाई होता है, और प्रॉपर गवर्नमेंट की वेबसाइट से आपको ITR का फॉर्म्स मिलता है ना। 3 साल की ITR मांगते हैं, कई बार 2 की मांग लेते हैं, कई बार 1 की मांग लेते हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रियां या ऐसी कंडीशन हो जाती है, कोई क्रीम बच्चा है तो उसमें ITR की जरूरत भी नहीं होती है। लेकिन हमें तो इतने हम नहीं है कि हम बाकी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत ना पड़े। तो फिर इसमें ITR के अंदर क्या है, पेरेंट्स का रोल ज़्यादा आता है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। फिर ITR का एक्नॉलेजमेंट, कंप्यूटेशन, ये इनकम टैक्स के कुछ फॉर्म्स होते हैं, है ना। ज़्यादा आप डीपली जाएंगे तो हैवी हो जाएगा। टैक्स पेमेंट और आपकी बैलेंस शीट्स वगैरह, अगर आप बिजनेस की दिखा रहे हो। अब क्या बोलते हैं, एजेंट ने बोल दिया किसी को भी 2 साल की भरा ला हो, आप किसी के पास गए, आप भरा लाए, लेकिन उसमें क्या दिखा रखा है, कैसे दिखाया है, उसकी इनकम क्या आ रही है, जॉब की है, सैलरी की है, बिजनेस की है, बिजनेस है तो बिजनेस की सेल कितनी आ रही है, कितनी बैलेंस शीट वगैरह उसकी बन रही है, वो सारी चीज़ें तो अब आपको अंदर से, आप पढ़े लिखे हैं, फाइनेंस का कुछ तो ज्ञान रखते होंगे, नहीं रखते तो ये बेसिक फाइनेंस तो आपको जो हम आज बता के जा रहे हैं, आपको किसी ने ITR बना के दे दी तो उसको आप कम से कम रीड तो करो, देखो तो सही कितना गैप है, कितनी उसके अंदर इनकम आ रही है, कहाँ से इनकम आ रही है, उसको क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है। बीच में सर को इंटरप्ट करना चाहिए, कुछ पूछना चाहिए तो दे कैन आस्क, है ना। कहीं पर भी आपको लगता है कि ये चीज़ क्यों है, कैसे है, तो कोई भी आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। फाइनेंशियल्स प्रोफाइल के अंदर मैंने बताया 20 लाख रुपए की फ़ीस भरनी है, और मान लीजिए फाइनेंशियल बैकग्राउंड ही नहीं है हमारे पास पैसा नहीं है, तो कैसे भरेगा। अब एजेंट लोग कहते हैं हम फंड दिखा देंगे, तो इतनी नौबत क्यों है उनको फंड दिखाने के लिए, 1 लाख 2 लाख ले लेंगे। और वही चीज़ आप खुद भी कर सकते हैं अपनी। मान लीजिए थोड़ा सा सिस्टम से चलता है कि आपने लोन लिया, उसके ऊपर OD बना ली, जिस तरह से जो, तो आपके सेविंग बैंक अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट लगती है। तो पिछले 5 महीने में तो आपका पैसा पड़ा था 456 रुपये, अब आ गया सर 11 लाख रुपए। तो सारा किए किराए पर पानी फेर देगा वो आपके, कि भाई ये स्टूडेंट तो अभी इसने फंड्स से छेड़छाड़ की है, इसका पैसा खुद का नहीं है। तो अगर आपको पता है मैंने 6 महीने बाद मेरी फाइल लगानी है और वहाँ पे 10 लाख का फंड वो मांग रहे हैं, तो जब आप इतना खर्चा करने को तैयार हो तो आप 10 लाख रुपए अरेंज करके आपकी कहीं ना कहीं से उस चीज़ को, आप फंड्स को ऑलरेडी सिस्टमेटिक ढंग से, अगर आप फंड्स फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहते हैं, कई बार क्या होता है सेविंग में मांग लेते हैं, तो सेविंग में भी एक सिस्टम से ही खाते में मेंटेन किया जाता है। आप पिछले बार बता रहा हूँ, वैसे 10,000 रुपये थे और आज 10 लाख रुपए पड़े हैं। तो सेविंग का मतलब होता है कि बच्चा बचत कर रहा है, तो थोड़ी थोड़ी इनकम आ रही होगी उसमें, आपका पैसा, आप बोलते हैं कि किसान है हम, खेती का पैसा आया लेकिन उसमें कोई एंट्री नहीं हो रही है। हालांकि CCI जो होती है कॉटन वाला और कणक का पैसा FCI का तो आ जाता है खाते में, बाकी चीज़ें नहीं आती हैं। तो जहाँ फसल बेच रहे हो, पेरेंट्स को जाके आज पूछना शाम को कि अपनी फसल कहाँ बेचते हैं, उसका पैसा कैसे आता है, जो सेठ है ना, वहाँ पे कितना ब्याज वो लगा रहा है। वो तो चलो अलग बात है कि आपका एक्स्ट्रा कई बार लग जाता है ना, कि ब्याज वगैरह पैसा जल्दी एडवांस में उठाना पड़ता है किसान लोगों को। तो वो पैसा अपने को कैसे दे रहा है किसान जो है, जो अपना आड़तिया है, तो उससे अपने क्रॉस वेरीफाई करो, पर्ची दे रहा है, जितने रुपए की पर्ची आई उतने रुपए खाते में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो उससे थोड़ा सा और जस्टिफिकेशन हो जाएगा। करंट अकाउंट तो बिजनेस वालों के लिए होता है, अगर किसी ने डेयरी वगैरह का काम दिखाया है, लगभग दिखा देते हैं, तो दिखा ही रहे हो तो फिर अच्छे से तो दिखाओ ना उसको, कि आप अपनी बिजनेस, कोई ट्रक का काम कर रहा है, कोई किस तरह का काम कर रहा है, तो उसको एक सर्टिफिकेट ही तो बनाना है, एक करंट अकाउंट ओपन कराना है, उसको थोड़ा मेंटेन कर लो। सेविंग अकाउंट में लोग क्या करते हैं, 100 पेज की सेविंग स्टेटमेंट होगी, UPI 10 रुपये आ रहे हैं, 50 रुपये आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। वो एक अलग अकाउंट रख लो, जो अकाउंट आप वहाँ पे यूज़ करोगे वो सिंपल सा, प्यारा सा, सुंदर सा हो, 5, 7, 10 पेज का सेविंग अकाउंट, भी सेविंग हो रही है इस इंसान की, है ना। और बिजनेस कर रहे हैं अगर, तो करंट अकाउंट ओपन करवाओ। सर का करंट अकाउंट है, हमारा करंट अकाउंट है, हर एक फर्म का होता है, जो बंदा अपना बिजनेस दिखा रहा है। इसके अलावा FD है, RD है। RD क्या होती है, कोई बता सकता है RD क्या होती है? RDX जो बम फटता है वो, तो रिकरिंग डिपॉजिट होती है, रिकरिंग। अब फाइनेंस का देखो इतना ज्ञान नहीं आप लोगों को। SIP क्या होती है, SIP कोई बता सकता है? देखो बताओ, ये तो बड़ी वो है ना, एक आप हर चीज़ के अंदर कल को पैसे आएंगे, उस पैसे को संभालना भी है, कमाना भी है ना। तो बेसिक नॉलेज हर चीज़ का हो। SIP, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, है ना, इन चीज़ों में आज तो पैसा नहीं है, साल बाद तो होगा, फिर आप बोलोगे साल बाद हम सीख जाएंगे, लेकिन अभी से थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को। RD होती है हर महीने, जैसे पोस्ट ऑफिस में या बैंक में अब किस्त कट जाती है, पैसा इकट्ठा होता रहता है ना हमारा, पासबुक की कॉपी रख लो, ये चीज़ें रख लो। और इसके बाद इन्वेस्टमेंट में मैंने बता दिया, म्यूचुअल फंड जो SIP होती है, शेयर है, आपके बॉन्ड्स है, PPF का खाता है, इन सभी के अंदर आप ये पैसा आपकी CA रिपोर्ट में डलते हैं सारी चीज़ें, कि नेटवर्थ सर्टिफिकेट है ना, बहुत बार मांगी जाती है, लगभग मांगी जाती है। अभी
ये बच्चा जा रहा है पढ़ने के लिए, तो उनके लिए तो क्या है कि ये पढ़ने जा रहा है, सिर्फ उस काम के लिए जा रहा है, वापस इंडिया में आ जाएगा, है ना। यही होता है 99% केस में। ऐसा थोड़ी होता है कि हम PR डालेंगे, हम वहाँ के नागरिक हो जाएंगे। ये सब देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि भाई हमारा सारा देश ईमानदारी से चल रहा है, रजिस्ट्री करानी है तो, लेकिन सभी को पता है कि भाई रजिस्ट्री करानी है तो 2% देना ही पड़ेगा। सेम चीज़ है, सभी को पता है कि हमने जाना है, सेटल होने के लिए जाना है, लेकिन एज पर रूल जो है हमें कागजों में उनको क्या प्रूफ करना है कि सर मेरे को 2 साल की ये डिग्री करनी है और मैं अपने वापस आ जाऊँगा। तो वापस आ जाऊँगा तो उसके लिए क्या जस्टिफाई करोगे आप? सर मेरे यहाँ पे ज़मीन है, जायदाद है, मकान है, दुकान है, प्लाट है ना मेरे पास यहाँ पे, तो उस चीज़ को तो संभालना ही पड़ेगा मुझे। मैं अकेला हूँ, मैं 2 ही जने, हमारे मदर फादर हैं। तो एक बहुत तरह के SOP जो क्रिएट होती है उसमें अंदर पर्सन टू पर्सन तैयार होता है। तो LIC है, कोई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, कोई क्रिप्टो है, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट की है। अब ये स्पॉन्सर जो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। स्पॉन्सर जो होता है, क्योंकि आप लोग हो अभी अनएम्प्लॉयड, आप लोगों की कोई इनकम नहीं है, और ये जो आपको भेज रहा है वो आपके पेरेंट्स, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, बुआ फूफा जो भी हैं वो भेज रहे हैं आपको, है ना। तो जो भेज रहा है वो भी भेजने लायक है या नहीं है वो पूछा जाता है। तो वो कैसे पता लगेगा? वो फिर से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से पता लगेगा। आपके, मैंने बता दिया, ये रिलेशन है, वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनका, उनकी इनकम, उनके पास पैसे पड़े हैं, उनका बिजनेस है, उनकी जॉब है, और रिलेशन का प्रूफ है ना। अब आपके फादर भेज रहे हैं तो आपके पासपोर्ट में फादर नेम आई जाएगा, तो फादर के डॉक्यूमेंट सारे लग जाएंगे। तो इस तरह से कोई मामा भी भेजता है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे केस आते हैं, मामा, फूफा, फूफा, बुआ, ये सब लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन करना पड़ता है। नेटवर्थ का मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि आपकी कितनी प्रॉपर्टी, कितने आपके पास में चीज़ें हैं, यहाँ पे आप वेल स्टेब्लिश्ड हैं, आप ऐसे नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पास बैंक्स के अंदर पैसा पड़ा है, FD में पड़ा है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो लोगों के पास नहीं होता है, लेकिन फिर भी बनानी तो पड़ती है, बनानी पड़ती है। अब मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक रिपोर्ट बना दी CA ने कि इस व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, इसके पास, इसकी फैमिली के पास, है ना। अब मान लीजिए आप 2 जने हो, भाई बहन हो, या तो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो 50 लाख का तो आपका भी हिस्सा है। अब आप घूमने जा रहे हो, बाहर स्टडी करने जा रहे हो, तो आप वापस तो आओगे ना उसको संभालने के लिए, तो ये उसको दलील दी जाती है कि सर मैं यहाँ पे वापस आऊँगा। तो ये CA की रिपोर्ट में सारी चीज़ें डल जाती है, जो चीज़ नहीं है वो भी डल जाती है, क्योंकि एम्बेसी ना तो आपकी जमाबंदी यहाँ पे ज़मीन देखने आएगी, ना आपका प्लाट देखने आएगी, ना, समझ रहे हो बात को, लेकिन डॉक्यूमेंट के मामले में प्रॉपर अपडेट होंगे। CA के साथ में एक वैल्यूएशन रिपोर्ट और बनती है, जो आर्किटेक्ट, वैल्यूअर, इंजीनियर बनाते हैं ना, वो सिर्फ प्रॉपर्टी की बनाते हैं। ये एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है, बहुत बार एजेंट नहीं लगाते हैं ये, और रिजेक्शन का आधार बन सकता है। तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हर एक चीज़ के हमें देने हैं, जितने ज़्यादा दे पाएंगे उतना ही हमारे लिए बढ़िया है। वैल्यूएशन रिपोर्ट्स के अंदर आपको पता होगा, जिस चीज़ की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ज़मीन की निकाल रहे हैं, तो जमाबंदी लगानी है, प्लाट, मकान, दुकान, सेल डीड, है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, ये PPT चाहिए होगी तो मैं शेयर कर दूंगा सर के थ्रू आपको। अब वीज़ा ऑफिसर के फाइनेंशियल चेक्स क्या होते हैं? वीज़ा कौन अप्रूव करेगा? एम्बेसी करेगी। एम्बेसी में कौन बैठा होता है? ऑफिसर बैठा होता है। ऑफिसर कौन होता है? एक पर्सन होता है, जैसे आप हो वैसे वो है, उसका भी दिमाग है, उसके पास, कहते हैं ना कि मैं दिल्ली में 100 जनों को मैं डेली निकालता हूँ, कहते हैं ना बंदे चराए हैं हमने, तो वो वाली बात है, वो भी बंदे ही चराते हैं। तो डॉक्यूमेंट आते ही बता देगा भैया ये क्या है सिस्टम, इसको देना है कि नहीं देना है, 99% केस में। अब आपकी आ जाती है रोल कि आप कैसे उनको उलझाएंगे, कैसे उनको समझाएंगे, कैसे उनको जस्टिफाई करेंगे चीज़ों को ना। वो देखेगा कि इसकी इनकम जेन्युइन है कि नहीं है, बंदा जा रहा है बाहर, कमाई इसकी हो रही है कि नहीं हो रही है, किसको खर्चे को वहन कर सकता है, स्पॉन्सर जेन्युइन है या नहीं है। स्पॉन्सर के अंदर वो सेम माता पिता और, है ना, जो चीज़ें। फिर एजुकेशनल आपके जो हैं, आपके फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। अभी आपने पैसा डलवा दिया, लास्ट महीने एक एंट्री कर दी, 10 लाख रुपए की सेट से पकड़ लिया, तो वो भी सही नहीं है। एजुकेशन आपकी आजकल पता है 10वीं की गैप भरने के लिए BA की डिग्री बनवा ली, है ना, आजकल वेरिफिकेशन हो जाती है सारी चीज़ों की। बेईमानी करो लेकिन ईमानदारी से करो, डॉक्यूमेंट बनाने हैं, करने हैं, लेकिन वो जेन्युइन ऑन रिकॉर्ड क्रॉस वेरिफिकेशन तो होना चाहिए। कोई कल को कॉल करे, कल को कोई मेल डाले तो उसका जस्टिफिकेशन आए। कहाँ का होगा ये डॉक्यूमेंट के मामले में? पढ़ाई के जो डॉक्यूमेंट हैं, आपके इनकम के डॉक्यूमेंट हैं, इनकम टैक्स का पासवर्ड मांग लिया जाता है आजकल। बताओ, आपने ITR भरी 10 लाख, उसको 50 लाख कर दिया मान लीजिए, मांग लेंगे, उनको डाउट है, उनको पता लग गया अभी ये हो ही नहीं सकता ऐसा। तो आपको करना भी है तो कुछ ना कुछ तो सिस्टम से करना पड़ेगा, है ना। कैश डिपॉजिट आपने कराया, ये कहाँ से आया? नगद जमा करा दिया, एंट्री लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। ITR और बैंक बैलेंस मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फैमिली फाइनेंशियल कैपेबल है, स्टूडेंट वापस आएगा या नहीं आएगा। ये देखो दोस्तों, लास्ट वाली लाइन, विल दी स्टूडेंट रिटर्न आफ्टर स्टडी, बस घूम फिर के कहानी आपकी यहीं पे आ जाएगी। ये कैसे प्रूफ कर सकते हो आप, ये आप ही के ऊपर है ना।
जाना है एम्बेसी को, क्या बोलना है, बस एक बार ही होता है। अब जैसे कनाडा का मैंने वीज़ा लगाया था सर, पासपोर्ट साथ ही लाया हूँ। तो एक्चुअली आई वांटेड टू इन्फॉर्म टू यू कि सुमित सर, मेरे को लगता है कि ऑलमोस्ट 20 to 25 कंट्रीज हाँ ना, ट्रैवल कर चुके हैं, कोई भी कंट्री शायद नहीं छोड़ी। यूएसए का वीज़ा इनके पास है। मैं सिर्फ ये आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, दिखाने के लिए लाया हूँ। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि आप कहोगे ये शो ऑफ वगैरह। ये जापान का 5 ईयर का मल्टीपल वीज़ा है, यूके का है, ये जापान का है, ये चाइना का है, ये कनाडा का है, शेंगन का है, ये अमेरिका का है ना। तो जब मैंने वीज़ा लगाया था कनाडा का, तो मैंने बोला कि मैं दीपावली मनाने जा रहा हूँ वहाँ पे मेरे दोस्त के पास में, और वीज़ा आया दीपावली के बाद। समझ रहे बात को? तो चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं कई बार। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपने जस्टिफाई, लास्ट वाला जो मैंने बताया कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, उनको लगा दिवाली मनाए ना मनाए, ये बंदा यहाँ पे वेल सेटल है, इसका काम धंधा चल रहा है, तो ये वापस तो आएगा ही आएगा, है ना। तो वीज़ा वो दे देते हैं। सेम चीज़ हमारे साथ इस प्रोफाइल में भी होने वाली है कि अब रेड फ्लैग्स की बात कर लेंगे हम। ITR मांगते हैं 3 साल की, 5 साल की ITR आप भर सकते हो। आज की तारीख में भरनी है तो 5 साल की ITR भर सकते हो आप, लेकिन उसके ऊपर तारीख भी लिखी आएगी, मिनट भी लिखा आएगा, सेकंड भी लिखा आएगा कि 11:56 पे रिटर्न लगी है, और 11:56 ही हो रखे हैं देखो, है ना। तो फिर उनको भी पता है, उन्होंने वीज़े देने हैं लाख में से 1000 को, तो वो जिन्होंने 1 साल इकट्ठी रिटर्न भरी है या जो हर साल भरता आ रहा है, वो किसको देगा आप खुद बताओ। तो उसको देगा ना जो जेन्युइन है बंदा, जिसके पास जेन्युइन फंड पड़े हैं उसको देगा, या आज ही एंट्री करी उसको देगा। तो ये रिटर्न्स जो होती हैं, जब मौके पर ज़रूरत पड़ती हैं, उसको इंक्रीजिंग ट्रेड में दिखाना होता है। इस बार मेरी 10 लाख इनकम है, अगली बार 11 है, उसके बाद 12 है, तो ये लगता है कि भाई हाँ ये जेन्युइन कमाई कर रहा है। इसके बाद में कैश डिपॉजिट करा दी वीज़ा से पहले, मैंने आपको बताया भी पैसा डाल दो, कोई नहीं रोकेगा। फिर वो बोलते हैं कि वो एजेंट नखरे बड़े करता है। वो नखरे नहीं करता, वो आपकी भलाई के लिए बोलता है कि ये चीज़ सही कर लो, कल को रिजेक्शन आ जाएगा तो फिर मेरे को मत बोलना आप, है ना। बहुत सारे एजेंट जो आपको बार बार उलझाएं, बार बार आपको बोलें ऐसे करो, तो वो सही है, उसको आप ग्रीन फ्लैग ही मानो, वो आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं। कैश डिपॉजिट कर दिया, फेक गिफ्ट की एंट्री ले ली, है ना। गिफ्ट लो, दादाजी हैं वो अपने बेटे को दे रहे हैं और बेटा अपने बेटे को भेज रहा है बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ट्रैक रिकॉर्ड तो बने ना उस चीज़ का। फेक FD बनवा ली, जैसे मैंने बताया अभी, एजेंट साहब ने बोला कि मैं बना दूंगा, कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए लूँगा, ऐसे ऐसे करके वो चीज़ें चल जाती हैं। इसके बाद बोरोड बैंक बैलेंस है, उधार ले लिया, इनकम आपकी लाइफस्टाइल से मैच नहीं हो रही है, इनकम दिखा दी 25 लाख रुपए भाई साहब, और है कुछ नहीं। तो ऐसा भी नहीं करना है, मैंने बता दिया, बेईमानी भी करनी है तो ईमानदारी से करनी है। ITR मैच नहीं हो रही बैंक स्टेटमेंट से, सेम ITR 25 लाख की, बैंक में पड़ा है 4 लाख रुपए, है ना। फेक एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट बना दिए, अनएक्सप्लेन सोर्स ऑफ फंड बना दिया। इसके अलावा मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली स्टडी वीज़ा में कोई प्रॉब्लम आ जाती है आप लोगों को, है ना, तो फिर भी जाना तो है। ये देखो कई लोगों ने तो कसम ही खा रखी है, मुझे तो जाना ही जाना है, मुझे तो बस जहाज की, क्या कहते हैं वो सर, बारी पकड़ा दो, है ना, जहाज की बारी पकड़ा दो, ऊपर बैठ के चले जाएंगे। लेकिन अब उसमें फिर क्या करना है, सेकंड ऑप्शन प्लान बी भी रखना पड़ता है साथ में, है ना। तो प्लान बी के लिए क्या है, आप 20 लाख रुपए नहीं देना चाहते स्टडी पे और पे, तो ट्रैवल, जैसे मैंने आपको बताया, वीज़े मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि तबीयत से पत्थर तो उछालो सर, है ना। तो स्टेप उठाना पड़ता है, ट्रैवल हिस्ट्री बनती है। आपने जाना है कनाडा, आपने जाना है ऑस्ट्रेलिया, USA घूमने के लिए जाना है, तो भाई साहब अपनी शकल पे तो ऐसा नहीं है कि भाई हम कनाडा घूमने वाले, है ना, डोंट टेक इट अदरवाइज। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स तो प्रिपेयर करने पड़ेंगे, उनको बताना पड़ेगा सर मैं ट्रैवलर हूँ, मेरा तो व्लॉग है, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, यहाँ पे मैं वेल सेटल हूँ, और मैं पहले 4 कंट्री घूम के आ चुका हूँ। थाईलैंड गए, मान लीजिए 10,000 जाने के, 10,000 आने के, 5,000 मान लगा लोगे, 25,000 रुपये में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनती है। आते जाते कंट्री में और हो आओ। जैसे मैं सर जापान, कनाडा गया था मैं, तो यहाँ से कनाडा की जैसे 50, 55, 60,000 रुपये की टिकट दिखा रहा था ना, लेकिन मैंने क्या किया, सीधा नहीं गया मैं, पहले मैं यहाँ से वियतनाम गया, वियतनाम से मैं जापान गया, जापान से साउथ कोरिया गया, तो 4 कंट्री कवर होगी और किराया लगभग भाड़ा उतना ही लगा। जो ठप्पा होता है, पासपोर्ट की स्टैंप होती है, वो ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी ये बंदा वास्तव में यार घूमने वाला है, तो कल को मान लीजिए ये प्लान अनफॉर्चुनेटली नहीं काम करता, तो प्लान बी तो है ही ना, वहाँ जाने के बाद आपको पता है बंदा जुगाड़ कर ही लेता है ना। फिर इसके बाद में बिजनेस रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट आप अपने, मान लीजिए अगर आप साथ साथ में आपकी प्रोफाइल, अब मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आपने 12वीं की है और आपका 6 महीने बाद ही वीज़ा वगैरह का प्रोसेस हो गया और आप चले गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए आपको 2 साल लग गए, कई बार हो जाता है ना कि जोंग से हो गया, आपकी किस्मत अभी 2 साल बाद खुलेगी, तो उस केस में क्या होगा, अभी 2 सालों का आप साथ साथ में अगर प्रिपरेशन करके चलेंगे, आपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट बना लिए, अपनी ITR बना ली,
कोई ज़रूरी थोड़ी है उसको लगाना ही लगाना है, उसको मत लगाओ। अगर इन केस ज़रूरत पड़ी तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, सारे कागज़ तैयार पड़े हैं आपके। तो साथ साथ में इसको पैरेलली चला के चलोगे, इनमें खर्चे वर्चे ज़्यादा नहीं लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो आप सेल्फ खुद भी कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोज़ हमने ऑलरेडी बना रखी है कि भी आप अपनी प्रोफाइल ITR कैसे बनाओ, ये चीज़ कैसे करो, है ना। तो कहने का मतलब आप अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो साथ साथ में बना करके चलो। और सैलरी आ रही है तो उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट और स्किल का तो आप लोगों को पता ही है दोस्तों, पागलों की तरह जाने के लिए बस रेडी हैं, जाना ही जाना है। लेकिन वहाँ जाने के बाद बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, आज ही कल एक लड़का आया UK से, वापस आ गए, काम नहीं मिल रहा। क्यों नहीं काम मिल रहा? काम करने के लायक भी तो होने चाहिए ना। और एक दोस्त है वो नाई का काम करके गया, मैं कह रहा हूँ पैसे इतने कमा रहा है वो, काम छोटा बड़ा नहीं है, काम वहाँ पे टेक्नोलॉजी वाला काम है। कोई आपने नाली साफ़ करनी थोड़ी है वो जो जैसे पहले बोलते होते थे बाहर जाके था, है ना। तो वहाँ पे स्किल समझो, प्लम्बर का समझो, लकड़ी का समझो, पानी का समझो, नाई का समझो, जो भी आपका काम हाथ का जो हुनर है ना आपका, वो यहाँ पे साथ साथ में सीखते रहो। मैं एक बार्बर के पास जाता हूँ तो वो बार्बर के पास 2 लड़के आते हैं अपने सरदारों के, उसमें कोई गलत बात थोड़ी है। वो अगला सीख रहा है स्किल, जाते ही वो कह देगा वहाँ पे मान लो $100 की कटिंग होती है, आप बोलोगे कि सर $50 की मैं आपकी कर दिया करूँगा। 4 लोग जुड़ के करके पार्ट टाइम में अपना दिन, देखो बाहर जाओगे तो फिर बाहर के हिसाब से सुबह 4 बजे भी उठना पड़ेगा, रात को 2 बजे भी सोना पड़ेगा ना। या तो हद कर दो या प्रोग्राम रद्द कर दो। जाना है तो फिर देखो मेंटली मन तन मन धन से तैयार रहो कि भाई हाँ मैं तो जैसे फौजी को भेज दिया जंग में, या तो गोली खा के आ जाएंगे या मार के आ जाएंगे, है ना। तो बाहर जाना है तो प्रिपेयर रहो पूरी तरह से, स्किल्स के साथ में। जिद करके मत जाओ कि मुझे तो बाहर जाना है यहाँ से, फिर तो 4 साल बाद आओगे सारी फीसें भरवा के सब कुछ सिस्टम बिगाड़ के आओगे। उससे तो अच्छा है कि आप, ठीक है। और ये थोड़ा सा सर हम जो है, मैं फिर से बोल दूं कि हम एडवर्टाइजमेंट करने नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी गलत बंदे के पास जाने से अच्छा है एक प्रोफेशनल से आप हेल्प ले लो एटलीस्ट, कि भी हाँ ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सर के लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं कि भी कोई किसी बच्चे को भेजते भी हैं तो जिसको जरूरत नहीं है सर उसको हम मना भी कर देते हैं, भाई तेरे को इस चीज़ की जरूरत नहीं है, तू ये मत कर, ये तेरा पैसा बच जाएगा। अब बंदे GST लेने आ जाते हैं बहुत सारे, सर बोलते हैं कि अब GST की जरूरत ही नहीं है, GST एक हाथी होता है, उसको पालना बड़ा मुश्किल है, हर महीने रिटर्न्स भरनी पड़ती है, और है ना। तो इस तरह से आप लोगों को मतलब कि प्रॉपर जो सिस्टम से, रूल से, रेगुलेशन से, हर साल नए रूल बदल रहे हैं, कभी तो 2 साल की भर सकते हो, कभी आप 5 साल की भर सकते हो, है ना। तो लगभग तो यही था सर हमारी तरफ से कि भाई ये तो चलो वीडियो का वो आ गया। थोड़ा पीछे नेक्स्ट स्लाइड पीछे करना, दिस वन। यस सर। I just wanted to inform you, हमारा आपको एक ही चीज़ का सबसे बड़ा महत्व था इस चीज़ को लाने के लिए कि आपको पता है कि वीज़ा फाइलिंग प्रोसेसिंग में बहुत सारी चीज़ें अहम होती हैं, और मुझे लगता है कि इस पूरे प्रोसेसिंग में एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो है आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड। If you can managing all process as to step, that's the more beneficial to getting a higher success rate. बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का वीजा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। रीजन पता है क्या है? उसको फाइल को मेंटेन करने में टाइम लग रहा है। मैं आपको आज ही कह रहा हूँ, आप एकदम से फंड को ट्रांसफर मत करें किसी अकाउंट्स में। अगर वो ट्रांसफर हो रहा है तो उसका लीगल प्रूफ होना चाहिए। जैसे सर ने बताया कि आप कोई पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं आपके फादर के अकाउंट में, जैसे मान लो कल तो 426 रुपए थे, आज 4 लाख कुछ हो गए, तो दे हैविंग समथिंग रीजन अबाउट दिस। अगर आपके पास वो चीज है तो उसका लीगल प्रूफ होना चाहिए, जे फार्म होना चाहिए। जे फार्म जो गुलाबी पर्ची मिलती है, आपको पता, वो जो खेती बाड़ी वाले हैं जो ट्रॉली लेके जाते हैं तो वो गुलाबी पर्ची मिलती है, उसे जे फार्म कहते हैं। उसके ऊपर आपको फाइनेंशियल लिखा होगा कि आप इतने की फसल भी की, 4,68,570 रुपए 50 पैसे आपके अकाउंट में हैं, वो वहां से आए हैं। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि ये पैसा आया है, तो इसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड वो एक रिकॉर्ड के रूप में चलता है जो बेनिफिशियल है आपके लिए। जितना आप खुद रख सकते हो वो जरूरी है। अब बात करते हैं एजेंट्स के ऊपर। एजेंट्स क्या करते हैं? एक हाँ जी सर ला देंगे, 2-3 लाख रुपए ला के तेरी फाइल्स ला देंगे, ये चीजें प्रोसेस हो जाएंगी। और वो देखो वो आपके अकाउंट के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो एकदम से पैसा डालेंगे, देन कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम्स एंड एट द एंड ऑफ कहेंगे सर वीजा ही नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का फाइनेंशियल रिकॉर्ड सही नहीं है। बच्चा क्या कर लेता है, एजुकेशन बच्चे के हाथ में होती है, बच्चा मेंटेन करके 12th में परसेंटेज अच्छे ले लेता है, बैंक स्कोर IELTS PT हम करवा देते हैं बच्चे को पूरा जोर लगा के। एट द एंड 2 साल के बाद जब वो कंप्लीशन हो जाता है, सारा कुछ स्कोर आ जाता है, फाइल लगाने जाता है, तो एजेंट अपनी टर्म्स एंड कंडीशन चिपका देता है, ऐसा नहीं ऐसा होगा, इतनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। मेरा सर को यहाँ इनवाइट करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि ITR जो बच्चा आज भी PT IELTS में एंटर हो रहा है ना, उसने बाहर जाने का सपना रखा हुआ है, या कुछ अच्छे फंड्स, लोन सिस्टम करना है, आपने कोई भी बिजनेस करना है आगे, उस सब के लिए आपको ITR नेसेसरी है।
मेरा कहने का, कम से कम 2 साल 3 साल आपके साथ स्टैंडर्ड होना चाहिए। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ सर के बारे में कि दे हैव नंबर ऑफ पीपल हु आल्सो फिलिंग द आईटीआर, जिन्हें शायद आईटीआर का ही भी नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि हाँ आया, भर दिया, चल जी हो गया, दैट्स इट, फाइन ले लिया, 1500 2000 2500 3000 5000 10,000 जितना भी आपने ले लिया बच्चे से कवर हो गया। लेकिन जो सर का प्रोटोकॉल्स है ना, सर ने मेन पर्पस यही रखा है कि बच्चे को, हम जो सर को रिकमेंडेड इसलिए करते हैं कि बच्चे के पास डायरेक्ट उनका कोऑर्डिनेशंस रहे। सर का ये तीसरा नंबर, चौथा नंबर पॉइंट है वीजा फाइनेंशियल फाइल प्रिपरेशन। सर की ऐसा नहीं है, ये आपके सामने पासपोर्ट है, इस पासपोर्ट पे यूएसए का भी 2035 तक का लगा हुआ है। अगर सर का खुद का मेंटेनेंस नहीं सही होता या खुद की प्रोफाइलिंग नहीं सही होती तो हाउ इट्स बी पॉसिबल। इनको पता है कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन, कितना फंड, कितना स्टेबिलिटी, कितना लेवल जरूरी है टू गेटिंग अ वीजा सक्सेस रेट। और मेरे को लगता है सर वियतनाम, कंबोडिया, अब मैं कंट्री भूल जाऊंगा, मुझे मेन कंट्रियां याद है जस्ट लाइक दैट, कनाडा, यूके, शैनिगन सारा, यूएसए का वीजा है, जापान का मल्टीपल एंट्री है इनके पास। तो ये चीजें तब पॉसिबल हुई जब उन्होंने अपना रिकॉर्ड सही रखा। मैंने सही कहा, और जिनका रिकॉर्ड सही है, वीजा प्रोसेसिंग के लिए सही है, वो आगे आने वाले बच्चे के साथ सही रखेंगे कि हाँ यही रिकॉर्ड रखो, आपको वीजा मिलेगा। बात मेन पर्पस टू गेटिंग अ वीजा ही है ना, यही है, अल्टरनेटिव तो यही है। आपका है, आपके पेरेंट्स का है। सर कह रहे हैं कि आप एक सिस्टमेटिक ढंग से चलाओ, उसे मैनेज करो। आपको पता है 6 महीने आपकी प्रोफाइल को लग जाएंगे, आज से शुरू कर लो। आपने जिससे फाइल वगैरह लगवानी है उनसे आप मिल लो, उनसे चेकलिस्ट ले लो, है ना, ताकि आपको पता तो लगे जो डॉक्यूमेंट आपने डिस्कस किए हैं मोस्टली वो मिल जाएंगे। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे एजेंट लोग जुड़े हुए हैं दिल्ली से, हरियाणा से, है ना, गंगानगर से। वो क्या करते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट आया तो वो कहते हैं कि इनसे मिल लो आप, तो उन्होंने एक्चुअल में प्रॉपर गाइड किया हुआ है। अभी सारे वीजे खुद ही लगाए हैं हमने, जितने भी है ना ये, तो हमें पता है कि प्रोफाइल को प्रिपेयर किस तरह से करना है ना। अब 1 लाख लोगों ने वीज़ा लगाना है और 1000 को ही आना है, मान लो फॉर एग्जांपल, तो हमें उस 1000 में कैसे आना है, बस ये दिमाग में चलना चाहिए। पढ़ाई तो करनी है, और उसके अलावा बस फाइनेंशियल। That's called visa success rate about it. How to manage on your time, कैसा है, क्यों है, पहले से प्रिपेयर रखें, वो अपने लिए ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि बाद में पता क्या था, बच्चे की मेहनत काफ़ी लंबी चली जाती है। 12th के बाद बच्चे ने जोर लगाया, आईएलटीएस की 101% दिया बच्चे ने, उसके बाद बच्चे को क्या होता है, एजेंट हाँ जी ठीक है जो भी, बस ठीक है, चल रहा है, ठीक है। वो आपकी फाइल में हल्की सी पॉइंट्स पे आप क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि उनको वो चीजें मैनेज करनी नहीं आती हैं। द मोमेंट दे कैन फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अबाउट इट, सो दैट्स अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यू कैन मैनेजिंग अ स्टेप, बहुत इजी है, फंड वगैरह दिखाना बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी आप इधर उधर से इकट्ठा कर रहे हो ये चीजें, वो थोड़ा थोड़ा सेविंग में डालते जाएं 50,000 लाख। आपको पता फसल आई है इस साल, मैंने बच्चे को भेजना है, तो मैं क्या करूं, थोड़ी सी फसल सेविंग कर लूं, या मैं 50 हजार भी सेविंग कर रहा हूं, तो एक जेन्युइन प्रोफाइल बनती है उससे, यहाँ बच्चा अपने पेरेंट्स उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा कवर अप कर रहे हैं। तो ये दैट इज द बेस्ट ऑप्शंस टू इट। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई if anybody have a questions please raise your hand. I will be just given a time to you to how to do something best to you. otherwise anyone can visit our office. हाँ, सर का ऑफिस है उड़ान स्कूल के ऊपर, सुमित शर्मा एसोसिएट्स के नाम से। So he is a well grateful person to me in my life, and सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि अगर आपको सही गाइडेंस मिल रही है तो दैट्स कैन बूस्ट योर कैरियर। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंडेड किया है, आप अपनी आईटीआर, वो जरूरी है। कल को आप कोई भी प्रोसेस शुरू करते हैं, लोन प्रोफाइल्स करते हैं, तो भी आईटीआर चाहिए। सब चीजों के लिए आप देख लीजिए, आपकी आईटीआर जरूरी है आपके पेरेंट्स के लिए। एक सबसे बड़ा स्कोर होता है सिविल स्कोर। अगर आपने कुछ लोन पे नहीं लिया तो भी आपकी सिविल गिरेगी, अगर डिफॉल्टर हो गए तो भी गिरेगी। तो आप उसको मेंटेन करना भी सर से सीख सकते हैं कि सर उसको मैंने मेरी ये सिविल खराब हो गया, अब इसको मैं मेंटेन कैसे कर सकता हूँ 6 महीने साल तक। हाँ, तो सर ने जैसे सिविल का एग्जांपल दिया, कोई लोन वगैरह लेते हैं ना, तो ये आपकी हिस्ट्री होती है, पैसे पिछले बंदे ने क्या कुछ कर रखा है, पहले लोन टाइम से भरे थे नहीं भरे थे, है ना। क्रेडिट कार्ड लेना है, तो ये लोन क्रेडिट कार्ड तक तो ठीक था। अब एक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया एक बंदे का, उसका सिविल स्कोर चेक किया उन्होंने, तो उसने सेटलमेंट कर रखा था, लोन पूरा नहीं भरा था, तो उसको जॉब में प्रॉब्लम आ गई। अभी तो ये जॉब में आई है, अब मान लीजिए कल को वैसे ही भी एप्लीकेबल कर दें, है ना, जेन्युइन बंदों को। अब जो बंदा यहीं डिफॉल्टर है तो वहाँ जाके भी खराब करेगा चीज़ों को, है ना। तो ये सिविल स्कोर होता है, वो कैसे चेक करना है, सिविल की साइट पर जाके अपने पेरेंट्स का चेक करेंगे तो आप कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट बनवाओ, कहीं से भी बनवाओ,
और सलाह हमसे ले लो, बनवाओ कहीं से भी, कोई इशू नहीं है हमें, लेकिन आपको ऑन द स्पॉट कोई प्रॉब्लम ना आए, पैनिक ना हो आप, इसीलिए हमारा ये पर्पज़ था सर। ठीक है। और सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक योर टाइम। इस साल ITR की 30 जुलाई है। हाँ, जो डेट्स वगैरह चेंज होती रहती है, 31 जुलाई 31 अगस्त अलग अलग है, जैसे 31 जुलाई। That is be part of yourself to managing your all things on a time. That will be more good. वो आपके लिए 100 आज आप कर लो, फाइल लगा लो सारा कुछ, फिर भी वो चाहिए, जरूरी है। जिस हिसाब से हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं आजकल UPI के, मान लीजिए आप चले गए बाहर, वो तो देना भूल ही गए एग्जाम्पल, और 2 साल बाद आपके पेरेंट्स को बुलाना है आपने, तो उस टाइम फिर कागज लगेंगे। अब बच्चा वहाँ पे 1 साल हो गया, उसको वीज़ा रिन्यू करवाना, एक्सटेंड कराना, फिर वो सारे के सारे कागज चाहिए, तो आप उनको प्रॉपर गाइड करके चले जाओगे घर वालों को, तो पीछे से वो, मैं सर बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, वो बेचारे वहीं से मैनेज कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं OTP के लिए, ये वो, तो आप लोग यहीं से सिस्टम सारा उनको समझा के चले जाओगे, ऐसे ऐसे रिटर्न चलती है, तो पीछे से भी आपको भरवानी है। और मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ, सर ने बताया था कि आज से इफ यू कैन जस्ट पुट अप ऑन देयर 6 मंथ बिफोर, कनाडा की बहुत सारी रिजेक्शंस, ऑस्ट्रेलिया की रिजेक्शंस आई थी, उनमें सिर्फ एक ही रीजन लिखा हुआ था, आई एम नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम योर रिजल्ट्स या सेटिस्फाइड फ्रॉम योर प्रोफाइल। सेकंड वन रीजन था यू वांट टू सेटल्ड हियर। मतलब उनका कोई ठोस सबूत वापस बैक कंट्री में नहीं था, तो उन्होंने बताया कि वांट टू सेटल हियर। ऑन दैट मोमेंट नंबर ऑफ वीजा रिजेक्टेड हुए थे, तो आप चाहते हैं कि एक रिजेक्शन लेना, तो यू कैन जस्ट मैनेज ऑन योर थिंग्स व्हिच इज कंटिन्यू टू योर, इफ यू वांट टू मेक इट प्रॉपर थिंग्स, क्योंकि वहां कागज देखे जाते हैं, और जितने अच्छे कागज, जितने स्ट्रांग कागज, जितना वैलिडेशन है, उतना ही ज्यादा वीजा सक्सेस रेट मिलेगा। सर ने खुद कहा है कि आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं रिवैलिडेशंस का, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। हर चीज का नॉलेज लें, यूनिवर्सिटी में ऑफर लेटर डाला है तो उसका भी रिव्यू देखें, जो आपके लिए जरूरी है। एनीबॉडी हैव अ क्वेश्चन? नो, कोई भी नहीं? ओके, तो